नॉर्थ इंडिया में ठंड का कहर जारी था, वहीं मदनपुर गांव में राम कुमार गुप्ता नाम का एक गरीब इंसान रहता था। उसकी एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी थी जिसमें वो अपनी पत्नी राधिका और अपने बेटे के साथ रहता था। वो लकड़ी का ही कारोबार करता था, लकड़ी की कुर्सियां बनाना, लकड़ियां का बेड बनाना। लेकिन ठंड के मौसम में उसकी दुकान चलनी बहुत कम हो गई थी। एक शाम उसकी दुकान पर गाँव के कुछ आदमी आए। अरे राम कुमार, तुम अपनी दुकान बंद काहे नहीं कर देते रे? अरे भैया, दुकान बंद कर देंगे तो बीबी बच्चों को खिलाएंगे क्या? अरे अभी तुम्हारी दुकान कौन सी बहुत चल रही है? तुमसे बढ़िया तो हमारी परचून की दुकान है, सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती है। दिन भर में हमने 10,000 जमा कर लिए हैं, अब जा रहे हैं घर। चलो यार, गरीबों के मुंह नहीं लगते। इतना बोलकर दोनों आदमी वहाँ से चले गए। लेकिन राम कुमार गुप्ता को बुरा नहीं लगा। लेकिन रात को जब वो अपने घर पहुंचा तब बहुत खुश था। आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, लगता है धंधा बहुत अच्छा चला है आपका। अरे कहाँ राधिका, लोग शहर जाकर अपने लिए फर्नीचर बनवा लेंगे, लेकिन मुझसे एक कुर्सी तक नहीं बनवाए। पता नहीं क्या दुश्मनी है लोगों की मुझसे। अरे पापा, तो फिर आप इतने खुश क्यों हैं आज? बेटा, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आज ही पता चला कि कुछ दिनों बाद प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने वाला है। पापा, कुंभ का मेला वही होता है ना जो 12 सालों में एक बार लगता है? हाँ बेटा, वही है, लेकिन हम लोग इतनी दूर कैसे जा पाएंगे? हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है इतनी दूर यात्रा कर सके। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं और आधे से ज्यादा रास्ता हम पैदल ही पूरा कर लेंगे। हाँ पापा, बहुत सारे लोग पैदल ही यात्रा करते हैं, हम लोग भी पैदल ही यात्रा करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर एक बार हम कुंभ मेले में पहुंच जाएं तो भगवान हमारी गरीबी दूर कर देंगे। राधिका ने सबके लिए खाना बनाया और सभी लोगों ने मिलजुल कर खाना खा लिया। उसके बाद सभी लोग जमीन पर ही सो गए। उनके पास एक ही रजाई थी जिसके अंदर तीनों सो जाते थे। अगली सुबह उठकर उसका बेटा स्कूल चला गया और रामकुमार अपनी दुकान पर आ गया। रामकुमार दुकान पर पहुंचा ही था कि तभी उसका बेटा स्कूल ड्रेस में ही रोते हुए उसकी दुकान पर पहुंच गया। अरे बेटा, रो क्यों रहे हो? और तुम इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गए? आज स्कूल की छुट्टी है क्या? पापा, मेरी स्कूल की फीस नहीं जमा है ना, इसलिए सर ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करके स्कूल से भगा दिया। तभी वहाँ से प्रधान अपने मुनीम के साथ गुजरा और रामकुमार को देखकर हंसने लगा। अरे रामकुमार, जब गरीबी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है तो अपने बच्चे को पढ़ाने की क्या जरूरत है? उसे किसी फैक्ट्री में लगा दो, जब तक जवान होगा तब तक लाखों रुपए इकट्ठा कर लेगा। फालतू में क्यों पढ़ा रहे हो? कहीं का बहुत बड़ा कलेक्टर तो नहीं बन जाएगा। प्रधान की बातें सुनकर रामकुमार को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, प्रधान जी, अभी तक तो मैंने नहीं सोचा था, पर अब आपने कही दिया है तो मैं अपने बेटे को कलेक्टर ही बनाऊंगा। देख रहे हो मुनीम जी, इन गरीबों की यही अकड़ इन्हें पूरी जिंदगी गरीब रखती है। चलो मुनीम जी, यहाँ से हम सबको कुंभ मेला निकलना है ना, तैयारी भी तो करनी है। प्रधान जी, मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि इन गरीबों के मुंह मत लगा कीजिए। हाँ। प्रधान और मुनीम वहाँ से चले गए। इसके बाद रामकुमार ने अपने बेटे से कहा, बेटा, प्रधान जी की बात हमेशा याद रखना। अब तुझे इतनी मेहनत करनी है कि तू बड़ा होकर कलेक्टर ही बने। मैंने जो पैसे कुंभ मेला देखने के लिए इकट्ठा किए थे वो सब मैं तेरी फीस जमा कर दूंगा। चल मेरे साथ स्कूल। रामकुमार वो पैसे लेकर अपने बेटे के साथ स्कूल गया और सारी फीस एक साथ जमा कर दी। अब उसके पास एक भी रुपया नहीं बचा, लेकिन उसके बेटे की पढ़ाई जारी रही। इस बात की उसे खुशी थी। धीरे धीरे सूरज दिखना ही बंद हो गया, जिससे सारे स्कूल बंद हो गए 1 महीने के लिए। फिर एक रात रामकुमार ने अपनी बीवी से कहा, राधिका, हमारे बच्चे की 1 महीने की छुट्टी है और कुंभ मेला भी कुछ ही दिनों में लगने वाला है। हमारे पास पैसे भी नहीं है तो हम कल सुबह ही पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं। जैसा आप कहें। पर अगली सुबह इतनी तेज बर्फबारी और तूफान चालू हुआ कि उसका लकड़ी का घर तहस नहस हो गया। अब वो लोग सड़क पर थे। पापा, ये सब क्या हो गया? हमारा घर तो गिर गया। हम तो आज कुंभ मेले के लिए निकलने वाले थे ना। राधिका, भगवान को जो हमें सजा देनी थी वो दे दी। हमारा सारा सामान भी बर्बाद हो गया। अभी निकलते हैं कुंभ मेला के लिए। कुंभ मेले के लिए चल दिए। जैसे जैसे वो पैदल चलते जा रहे थे वैसे वैसे आंधी और तूफान और तेज होता जा रहा था। शाम तक वो दोनों अपना शहर पार कर चुके थे, तभी अचानक बर्फबारी होने लगी। पापा, इस बर्फबारी में हमें खुले में नहीं चलना चाहिए, वरना हम कुंभ मेला पहुंचने से पहले ही बीमार हो जाएंगे। इस दुकान पर खड़े हो जाते हैं। सही कह रहे हो बेटा। रामकुमार अपने परिवार को लेकर सड़क के किनारे बनी एक समोसे की दुकान पर खड़ा हो गया। तभी दुकानदार ने कहा, हाँ भाई साहब, बोलो क्या खाओगे, समोसे या पकौड़े? कुछ नहीं भाई साहब। अरे जब कुछ लेना देना नहीं है तो यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ से हटो, ग्राहकों के लिए जगह छोड़ो। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। माफ करना भाई साहब, बाहर बर्फ पड़ रही थी तो थोड़ा खड़े हो गए। राधिका बेटा, चलो यहाँ से।
अपने परिवार को लेकर बर्फबारी में ही यात्रा करने लगा। धीरे धीरे उसका बेटा ठंड से कांपने लगा। तभी रामकुमार को एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे वो तीनों बैठ गए। राधिका ने किसी तरह आग जलाई। थोड़ी गर्मी महसूस हो जाने के बाद रामकुमार ने फिर से यात्रा करने का फैसला किया। ऐसे ही संघर्ष करते करते किसी तरह कई दिनों बाद रामकुमार अपने परिवार को लेकर कुंभ मेला पहुंच ही गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इतनी मुसीबत के बाद भी हम आखिर कुंभ मेला पहुंच ही गए। रामकुमार ने अपने परिवार के साथ गंगा में स्नान किया, भगवान की पूजा अर्चना की और फिर से अगले ही दिन वहां से पैदल ही निकल पड़े। वापस आने में भी उन्हें उतना ही संघर्ष करना पड़ा जितना यहाँ से जाने में करना पड़ा था। फिर भी किसी तरह अपने गांव वापस आ गए, लेकिन वापस आकर उन्होंने देखा तो उनका गांव कश्मीर के किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रहा था। पापा मम्मी, हमारा गांव कहाँ गायब हो गया? चारों तरफ तो बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। ऐसा लग रहा है हम लोग कश्मीर में हैं। हमारा घर भी देखो बर्फ से ढक गया है। बेटा, हमारा घर तो पहले ही गिर गया था, लेकिन ये अच्छा हुआ कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। जैसे मैंने लकड़ी का घर बनाया था वैसे ही अब हम लोग मिलकर बर्फ का घर बनाएंगे। हाँ पापा, मैंने सुना है बर्फ का घर बहुत मजबूत होता है और गर्मी में एसी लगवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग बहुत शानदार घर बनाएंगे। आप दोनों क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अभी ठंड में तो बर्फ का घर नहीं गिरेगा, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा वैसे सारी बर्फ पिघल जाएगी। राधिका, मुझे भगवान का नाम लेकर बस बर्फ का घर बनाने दो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अब रामकुमार और उसके बेटे ने मिलकर बर्फ का घर बनाना शुरू किया। बर्फ की कमी नहीं थी, इसीलिए कुछ ही घंटे बाद एक बहुत ही बड़ा आलीशान और खूबसूरत बर्फ का घर बनकर तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वो लोग घर के अंदर गए वैसे ही उन्होंने देखा कि घर के हर कमरे में बेडरूम था। घर के अंदर गर्माहट थी और ढेर सारी धन दौलत भी रखी थी। तभी बर्फ की दीवार से एक आवाज आई, रामकुमार, ये घर कोई साधारण घर नहीं बल्कि जादुई बर्फ का घर है। तुम्हारे परिवार की भक्ति देखकर भगवान शिव तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम लोग इतना संघर्ष करके कुंभ मेला गए, वहां ईश्वर की आराधना की और फिर पैदल ही वापस आए। ये देखकर भगवान ने तुम्हें ये आशीर्वाद के रूप में दिया है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इतना बोलकर उस दीवार से आवाज आनी बंद हो गई। बहुत तगड़ा आशीर्वाद दे गए। वो सब घर के अंदर पहली बार बिना किसी टेंशन के सोए।